नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर मुदित पांडे, सहायकाचार्य शिक्षा संकाय काशी हिंदू विश्वविद्यालय। आप सभी का स्वागत है इस पाठ्यक्रम में जिसका नाम है सूक्ष्म शिक्षण एवं संस्कृत शिक्षण शास्त्र। इकाई 4, व्याख्यान 16। आज हम बात करेंगे व्याख्यान कौशल एवं उद्दीपन परिवर्तन कौशल पर। इसके अंतर्गत हम व्याख्या कौशल की परिभाषा, घटक, सावधानियां और सूक्ष्म योजना देखेंगे। उद्दीपन परिवर्तन कौशल में हम उद्देश्य, घटक और सूक्ष्म योजना देखेंगे। तो आइए चर्चा करते हैं। व्याख्या कौशल क्या है कि कठिन बात को, यदि हम व्याख्या कौशल के बारे में बात करें तो कठिन बात को सरल करके समझाना ही व्याख्या है। अगर हम पूरे संप्रत्यय को, किसी कॉन्सेप्ट को स्पष्ट रूप से सरल करके समझाते हैं, छात्रों को उनके स्तर के अनुकूल समझाते हैं, तो वो व्याख्या कहलाता है। व्याख्या कौशल एक ऐसा शिक्षण कौशल है जिसमें शिक्षक किसी जटिल संप्रत्यय, नियम या सिद्धांत को सरल, क्रमबद्ध और बोधगम्य रूप में प्रस्तुत करता है। तो जब शिक्षक कक्षा कक्षी परिस्थिति में होता है तो वो छात्रों के लिए उस पाठ के, उस संप्रत्यय के नियम, सिद्धांत इत्यादि को सरल और क्रमबद्ध रूप में प्रस्तुत करता है। इसका उद्देश्य जो है वो विद्यार्थियों को विषय वस्तु की गहराई से समझ प्रदान करना होता है। यदि हम भाषा की बात करें तो प्रायः हम अनुवाचन, आदर्श वाचन, इसके बाद हम केवल अनुवाद बताकर समाप्त कर देते हैं। लेकिन यदि उसके आसपास कोई ऐसा संप्रत्यय है, कोई ऐसी कहानी है, कोई ऐसी कविता है जिसका सामाजिक परिप्रेक्ष्य भी हम अगर छात्रों को बताएं तो उसका भी उसके उनके अंदर सामाजिक समझ डेवलप होगी, विकसित होगी। तो इस तरीके से गहराई से समझ प्रदान करता इसका उद्देश्य होता है। व्याख्या कौशल से अभिप्राय उस शिक्षण कौशल से है जिसके माध्यम से शिक्षक किसी तथ्य, संप्रत्यय, नियम या सिद्धांत को विद्यार्थियों के लिए क्रमबद्ध तरीके से प्रस्तुत करता है, जिसके बारे में हमने पूर्व में बात की। यह कौशल मौखिक अभिव्यक्ति पर आधारित होता है और इसमें शिक्षण वस्तु को स्पष्ट करने हेतु 3 प्रकार के कथनों का प्रयोग किया जाता है। वर्णनात्मक कथन यानी कि संप्रत्यय या नियम का वर्णन करने हेतु, अर्थात्मक यानी संप्रत्यय का अर्थ स्पष्ट करने हेतु, और कारणात्मक कथन यानी क्यों, कैसे जैसे प्रश्नों का उत्तर देने हेतु। तो इस प्रकार के कथनों का प्रयोग करते हुए व्याख्या कौशल हम करते हैं, व्याख्या करते हैं। और यदि हम इसमें दक्षता प्राप्त करते हैं तो उसको व्याख्या कौशल में हम दक्ष हैं, यह माना जाता है। तो एक शिक्षक यदि व्याख्या करते समय इन संप्रत्यय को स्पष्ट रूप से, बोधगम्य तरीके से, क्रमबद्ध रूप से बता पाता है, छात्रों में गहरी समझ उत्पन्न कर पाता है, तो वो व्याख्या कौशल में दक्ष माना जाता है। और इस व्याख्या कौशल के विकास के लिए हमें इसका अभ्यास सूक्ष्म शिक्षण के दौरान करना होगा। व्याख्या कौशल की परिभाषा अगर हम देखें तो पाठ में आए कठिन भावों, शब्दों, घटनाओं व परिणामों को स्पष्ट करने की जो क्षमता शिक्षक प्रदर्शित करता है उसे व्याख्या कौशल कहते हैं। एएच गैरलिक के अनुसार व्याख्या का अभिप्राय उस प्रक्रिया से है जिससे किसी शब्द, शब्द समूह या कथन की सारी जटिलता दूर हो जाती है। तो मूलतः अगर व्याख्या करने की बात करें तो जो भाव, शब्द, घटना और परिणाम है उनको स्पष्ट करना और जटिलता को कम करना, यह जो है व्याख्या कौशल का मुख्य उद्देश्य है और शिक्षक को इसमें दक्ष होना चाहिए। व्याख्या का आशय ऐसे क्रियाकलापों से है जो छात्रों में अवधारणाओं, सिद्धांतों और तथ्यों का ज्ञान कराते हैं। तो व्याख्या कौशल जो है ऐसा क्रियाकलाप है जो छात्रों को शिक्षक के द्वारा विविध अवधारणाओं, सिद्धांतों और तथ्यों का ज्ञान कराता है। व्याख्या कौशल के जो घटक हैं उसमें वांछित व्यवहार और अवांछित व्यवहार। तो व्याख्या कौशल करते समय उपयुक्त प्रारंभिक और निष्कर्ष कथन करना है, यानी विषय की शुरुआत और सारांश। तो पहले प्रारंभिक कथन और निष्कर्ष कथन। व्याख्या सेतुओं का प्रयोग करना है, यानी कथनों को तारतम्य बनाए रखना है, मुख्य बिंदुओं पर ध्यान देना और विषय के मूल अंशों को स्पष्ट करना। बोध परीक्षण, बीच बीच में छात्रों से प्रश्न पूछना है और उदाहरणों का प्रयोग, दैनिक जीवन से जुड़े उदाहरण देना है। सहायक सामग्री का प्रयोग, चार्ट, मॉडल आदि का उपयोग करना है और इसमें प्रवाहिक भाषा जैसे स्पष्ट, सरल और छात्रोपयोगी भाषा का प्रयोग करना है। मुहावरे और लोकोक्तियां
इसमें जो है अवसर जब आए और प्रभावशाली ढंग से उनका प्रयोग हो सके तो उनका प्रयोग करना है। और समापन निष्कर्ष यानी पूरी व्याख्या का सार संक्षिप्त दोहराना, जो आपने व्याख्या की, जो संप्रत्यय बताया उसको संक्षिप्त रूप में बताना। अवांछित व्यवहार जो है निरर्थक कथनों का प्रयोग ना हो, यानी कि व्याख्या से जो संबंधित बातें नहीं है उस पर चर्चा ना हो। तारतम्य का अभाव ये नहीं होना चाहिए। कथनों का अनुक्रम और समन्वय बना रहना चाहिए, ये इसमें जो है तारतम्यता का अभाव ना हो। भाषा में प्रवाह का अभाव नहीं हो कि अटक अटक कर बोलना ना हो, वाक्य अधूरे ना छोड़े जाएं। अनुपयुक्त शब्दावली का प्रयोग ना हो, कठिन या अस्पष्ट शब्दों का प्रयोग नहीं होना चाहिए। मुहावरों का अनुचित प्रयोग ना हो, यानी बेमेल और अशुद्ध लोकोक्तियां जहां पर आवश्यकता नहीं है उनका प्रयोग ना हो। कौशल प्रयोग में सावधानियां क्या हैं कि अगर हम व्याख्या शुद्ध और स्पष्ट होने के साथ बालकों के मानसिक स्तर, अवस्था और चिंतन शक्ति को ध्यान में रखकर करते हैं तो वह एक अच्छी व्याख्या मानी जाएगी, क्योंकि उससे अधिगम प्रभावी होगा। किंतु हमें सावधानी रखनी है कि उनकी इन सब चीजों को ध्यान रखना है। व्याख्या लंबी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो पाठ नीरस हो जाएगा, तो ये एक सावधानी रखनी है। लंबी व्याख्या में समय अधिक लगता है और विद्यार्थी सुनते सुनते ऊब जाते हैं। व्याख्या सरल तथा शुद्ध भाषा में करनी चाहिए। व्याख्या को रोचक, सजीव एवं उद्देश्यपूर्ण बनाने के लिए शिक्षक को उदाहरणों, दृष्टांतों तथा दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग करना चाहिए। व्याख्या के बीच में प्रश्न करने अथवा प्रश्न पूछने के अवसर देने चाहिए। व्याख्या देने से पहले शिक्षक को अपने भ्रम दूर कर लेने चाहिए, डाउट्स दूर कर लेने चाहिए। व्याख्या उपदेशात्मक नहीं होनी चाहिए, कृत्रिम या व्यर्थ की व्याख्या नहीं करनी चाहिए। तो इस कौशल के प्रयोग में आपको ये सावधानियां बरतनी है। इसमें एक हम सूक्ष्म योजना इसकी देखते हैं कि व्याख्या अथवा स्पष्टीकरण जो कौशल है इसमें जो है इसमें प्रारंभिक कथन जो है प्रश्न के माध्यम से पूर्व ज्ञान जागृत करना, कि ऐसा शब्द बताओ जो किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का नाम हो। अगर हम संज्ञा पढ़ा रहे हैं तो इसमें हम पहले एक प्रारंभिक कथन करेंगे, फिर मुख्य व्याख्या पर जब आते हैं तो संज्ञा के अर्थ, प्रकार की कितने प्रकार की होती है, इसमें व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक, उसके उदाहरणों के माध्यम से और सहायक सामग्री इत्यादि का प्रयोग करते हुए, और मध्य मध्य में बोध परीक्षण, दिल्ली कौन सी संज्ञा है, मिठास किस प्रकार की संज्ञा है, लड़का क्या है, इस तरीके के प्रश्नों को प्रयोग करना है। इसमें निष्कर्ष में पुनरावृत्ति करते हुए निष्कर्ष बताना है। संज्ञा जो है नाम बताने वाला शब्द होता है, ठीक। तो इस तरीके से आपको पुनरावृत्ति करते हुए उसका निष्कर्ष बताना। तो व्याख्या के अंतर्गत प्रारंभिक कथन और निष्कर्ष दोनों होंगे। उसमें मुख्य व्याख्या होगी, उदाहरण होंगे, सहायक सामग्री और बोध परीक्षण इत्यादि जो तत्व हैं, घटक हैं, उनका प्रयोग इसमें किया जाएगा। और इसके जो निरीक्षण है या मूल्यांकन है वो जो आपके निरीक्षक होंगे सूक्ष्म शिक्षण के दौरान, आपके निरीक्षक या आपके सहपाठी इस प्रदर्शन में इसका प्रयोग हुआ है, इन घटकों का प्रयोग हुआ है, उस पर वो टैली करेंगे, टिक करेंगे। ये हमने बात की व्याख्या कौशल की। अब हम उद्दीपन परिवर्तन कौशल की बात करते हैं। उद्दीपन परिवर्तन जो कौशल है इसमें कुछ परिभाषाएं हैं, उनको देखेंगे पहले। कि कोई परिस्थिति, घटना अथवा वातावरण में परिवर्तन से यदि छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन हो तो उसे उद्दीपन कहते हैं। यानी कि कोई परिस्थिति, घटना अथवा वातावरण में यदि परिवर्तन होता है और इससे छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन हो जाए तो उसे उद्दीपन कहते हैं, और उस उद्दीपन का हमको परिवर्तन करना सीखना होगा। CPR भटनागर के अनुसार एक अच्छा शिक्षक सदैव प्रभावशाली शिक्षण के लिए उद्दीपन परिवर्तन कौशल का प्रयोग करता है। क्यों? क्योंकि उनका अटेंशन बना रहे, कक्षा में सक्रियता बनी रहे, तो इसलिए वो उद्दीपन कौशल का प्रयोग करता है। कक्षा में पढ़ाते समय शिक्षक को एक स्थान पर खड़े न होकर आवश्यकता अनुसार संचलन करना चाहिए। हाव भाव तथा स्वर में उतार चढ़ाव लाना चाहिए तथा किसी विशेष बिंदु पर केंद्रीकरण व विराम का प्रयोग करना चाहिए। तो इस प्रकार शिक्षक को ध्यान आकर्षित करके विद्यार्थियों का जो है वो सहयोग प्राप्त कर सकता है। शिक्षक जो छात्रों का ध्यान कैसे आकर्षित करना है, तो आप कंटिन्यू बोल रहे हैं, निरंतर बोलते जा रहे हैं और एकदम शांत हो गए, तो छात्र अगर कोई नहीं देख रहा है तो आपको फिर आपकी तरफ उसका ध्यान आ जाएगा। तो इस तरीके के जो व्यवहार, वातावरण और घटनाओं में परिवर्तन है वो छात्र के व्यवहार में परिवर्तन कर देता है। तो यदि छात्र के व्यवहार में परिवर्तन है
तो वो उद्दीपन परिवर्तन की, वो व्यवहार उद्दीपन परिवर्तन की श्रेणी में आएगा। उद्दीपन परिवर्तन कौशल के जो उद्देश्य हैं, छात्रों का ध्यान बनाए रखना, एक रास्ता को तोड़ना, सभी स्तर के छात्रों की सहभागिता सुनिश्चित करना, संवेगात्मक और बौद्धिक जुड़ाव बढ़ाना, कक्षा में सहभागिता बढ़ाना, सृजनात्मकता को बढ़ावा देना, समस्या समाधान की दिशा में मार्गदर्शन देना। तो जो छात्रों का ध्यान हमारी तरफ रहे और जो गतिविधियां हो रही हैं उसमें जो है वातावरण सक्रिय बना रहे, जैसे कंटिन्यू एक ही आवाज में अगर आप बोल रहे हैं तो उसमें एक भाव आ जाता है, तो आप वहां पर थोड़ा धीमे हो जाएं, थोड़ा तेज उच्च स्वर में बोलें या फिर पॉज ले लें। तो इस तरीके से आप करके गतिविधियां करके हाथ से इशारे करके ये सब सारी चीजें कक्षा को सक्रिय बना सकती हैं। सभी स्तर के छात्रों की सहभागिता सुनिश्चित करना है इसका मुख्य उद्देश्य, और संवेगात्मक और बौद्धिक जुड़ाव बढ़ाना। तो ये सारे उद्देश्य उद्दीपन परिवर्तन कौशल के हैं कि कक्षा कैसे प्रभावी हो। उद्दीपन परिवर्तन कौशल के जो घटक हैं उसमें पहला है कि शरीर संचालन करना, कि आप जब बोल रहे हैं, जब आप कुछ बता रहे हैं तो आप शरीर संचालन करें, आपके हाव भाव। आप एक कहानी पढ़ा रहे हैं और एक ऐसी कि एक जंगल में एक शेर था, तो आप अगर इसको ऐसे ही बोलेंगे एक जंगल में एक शेर था तो वो भाव नहीं आएगा। तो आपके मुख पर वो भाव आना चाहिए कि एक जंगल में एक शेर था। तो ये जो भाव है वो शरीर संचलन, भाव, हाव भाव, इन मुद्राओं की अभिव्यक्ति करना, ये सब इसमें आएगा। और एक जगह खड़े होकर भी नहीं, पूरी कक्षा में आपको संचलन करना है। भाव मुद्रा अभिव्यक्त करना, इसमें मुख मुद्रा हो सकती है, आंखों के संकेत हो सकते हैं, सिर हिलाना, हाथ के संकेत, ये सभी भाव मुद्रा से इनको संकेत करना होता है। स्वर में आरोह अवरोह, स्वर जो है कभी आपका आरोह की तरफ हो और कभी अवरोह की तरफ हो। भाव केंद्रीकरण करना, इसमें शाब्दिक केंद्रीकरण, कुछ शब्द बोलकर बच्चों को अपनी तरफ फोकस में लाना, केंद्र में लाना। मुद्रात्मक केंद्रीकरण का प्रयोग करना और शाब्दिक मुद्रात्मक, यानी दोनों जो शाब्दिक और मुद्रात्मक है इनका जो है मिला जुला प्रयोग करना, ये भी भाव केंद्रीकरण के अंतर्गत आएगा। छात्र शिक्षक परस्पर प्रक्रिया प्रारूप परिवर्तन करना, तो इसमें छात्र जो हैं वो शिक्षक के साथ परस्पर क्रिया करें, शिक्षक छात्र के साथ, और जो छात्र छात्र हैं वो भी परस्पर क्रिया, इनके माध्यम से भी हम उद्दीपन परिवर्तन कौशल के माध्यम से और इन घटकों के माध्यम से इस कौशल को प्रयोग कर सकते हैं। इसके जो घटक हैं जैसे शारीरिक गतिविधियां, शिक्षक का चलना, हाथों का प्रयोग, आवाज का उतार चढ़ाव यानी बोलने की जो गति है, स्वर है, और जो उसमें ताकत है या जोर है। नेत्र का संपर्क यानी इसमें जो आई कांटेक्ट है वो सभी छात्रों की ओर देखना, कभी जिससे आप प्रश्न पूछ रहे हैं उसको देखना, सभी छात्रों पर आपकी ध्यान रहे, आपकी नजरें रहें। शिक्षण सामग्री में परिवर्तन, कि कभी चित्र दिखाया, कभी चार्ट, कभी वीडियो, कभी वस्तुएं, तो उसमें परिवर्तन करना है। प्रश्न पूछना है, ध्यान देने हेतु उनको प्रेरित करना, छात्रों को प्रश्न पूछना, छात्रों की सहभागिता इसमें जो है उत्तर दिलवाना, बोर्ड पर बुलाना, इस तरीके से भी हम, क्योंकि वहाँ के वातावरण को हम परिवर्तित करना चाहते हैं उद्दीपन परिवर्तन के माध्यम से, तो छात्रों की सहभागिता से भी हम ये कर सकते हैं। किसी को उत्तर पूछ लिया, किसी को बोर्ड पे बुला के कुछ पूछा। कक्षा का मौन, विचार हेतु क्षणिक विराम देना, कुछ देर के लिए साइलेंट हो जाना, ये भी एक उद्दीपन परिवर्तन के अंतर्गत आएगा। हाव भाव, आपके जो हाव भाव हैं, संकेत, मुस्कान, सिर हिलाना, और इस तरीके की जो घटनाएं कक्षा के दौरान, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान जो शिक्षक के द्वारा की जाती हैं, वो छात्रों को सक्रिय बनाने के लिए, छात्रों के सक्रिय सहभाग के लिए, और कक्षीय प्रक्रिया को, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलाने के लिए, सक्रियता से चलाने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। अगर हम इसमें एक सूक्ष्म योजना की बात करें तो जो प्रस्तावित व्यवहार है वो ये है कि सूक्ष्म योजना में सूक्ष्म शिक्षण अभ्यास के दौरान एक छात्र अध्यापक शरीर संचलन करेगा, भाव मुद्रा व्यक्त करेगा, स्वर में आरोह और अवरोह होगा, भाव केंद्रीकरण करण करेगा वो, और छात्र शिक्षक परस्पर जो है प्रारूप परिवर्तन करेगा, विराम प्रयोग करेगा, और श्रव्य दृश्य क्रम परिवर्तन करेगा, कभी श्रव्य कभी दृश्य, इस तरीके से वो करेगा। इस सूक्ष्म शिक्षण में इन सभी का प्रयोग करेगा, ऐसा पहले से एक योजना बनाकर अभ्यास करते हैं। तो
अगर हम एक सुभाषित पढ़ते हैं कि संसार कटु वृक्षस्य द्वे फले अमृतोपमे सुभाषित रसास्वाद संगति ही सुजने जने, यानी संसार रूपी जो कड़वा पेड़ है उसमें अमृत तुल्य दो ही फल हैं, और वो ऐसे दो फल उपलब्ध हो सकते हैं, एक तो मीठे बोलने का रसास्वादन यानी सुभाषित, और दूसरा है सज्जनों की संगति। तो इस प्रकार अगर हम इस सुभाषित को पढ़ाने जा रहे हैं और उसमें उसका अभ्यास कर रहे हैं, तो इस तरीके से जैसे संसार रूपी कड़वे पेड़ से अमृत तुल्य कितने फल उपलब्ध हो सकते हैं, दो फल, तो दो फल, आप दो फल इस तरीके से अगर बताते हैं उसमें, तो ये एक परिवर्तन है, उसमें संचलन हो रहा है, आपका हाव भाव आ रहा है। दोनों के नाम क्या हैं, हस्त संकेत और मुखाकृति के भाव के साथ आपको बोलना है कि दोनों के नाम क्या हैं, वो जो दोनों हैं उनका नाम क्या है, एक है मीठे फलों का रसास्वादन और दूसरा है सज्जनों की संगति। अब अगला जो प्रश्न है वो है, यह संसार किसका भंडार है, ये संसार किसका भंडार है, तो हाथ से संकेत करते हुए कष्ट का। तो वो अगर आंसर आ रहा है, आप प्रश्न जब पूछ रहे हैं तो आप हाथों का संकेत, अपने भाव का जो मुद्रा है, मुख मुद्रा, आंखों की मुद्रा, इन सभी का अगर संकेत कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो घटक प्रयोग हो रहा है उसको आप लिखते जा रहे हैं, जिसकी हमने पूर्व में बात की थी। निराशाप्रद स्थितियों का सामना करना पड़ता है, ये पैर पर संकेत करते हुए, कब, पग पग पर, तो पग पग पर आपने जो है पैरों की तरफ संकेत करके उसको बताया था। मीठे बोल और सद्व्यवहार की कीमत क्या होती है, तो यहाँ पर जो है कुछ भी नहीं होती है या फिर कुछ भी होती है, जो छात्र का उत्तर आ रहा है वो आपको वहां पर उससे पहले जो आपने क्रिया की है छात्र के व्यवहार में परिवर्तन के लिए, मान लीजिए आप जो प्रश्न पूछ रहे हैं वो छात्र सुन नहीं रहे हैं, और यदि छात्र नहीं सुन रहे हैं तो आप थोड़ी देर के लिए अगर पॉज लेते हैं वहां पर, तो उनका ध्यान आपकी तरफ आ जाता है। तो इस तरीके से आपको उद्दीपन परिवर्तन अपने अभ्यास के दौरान, अपने कक्षा शिक्षण के दौरान करना है, और सूक्ष्म शिक्षण के दौरान इस कौशल को अर्जित करने के लिए निरंतर अभ्यास आवश्यक है। तो आज के इस व्याख्यान में हमने व्याख्या कौशल परिभाषा, इनके घटक, सावधानियां और सूक्ष्म योजना, ऐसे ही उद्दीपन परिवर्तन कौशल, उद्देश्य घटक और सूक्ष्म योजना के बारे में चर्चा की। अगले बिंदुओं पर हम अगले व्याख्यानों में चर्चा करेंगे। धन्यवाद। स्वाध्यायात् मा प्रमदः।